का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। पंजाब विधानसभा सेशन का दूसरा दिन समाप्त। बीबीएमबी से सीआईएसएफ हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। सीएम मान ने केंद्र और कांग्रेस पर साधा निशाना। पंजाब में बेअदबी पर नया कानून पेश करेगी आप सरकार। चारों धर्मों के ग्रंथ शामिल आजीवन कारावास तक संभव। पेरेंट्स की जिम्मेदार हो सकते हैं। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति खेहर देंगे सुझाव। प्रियंका गांधी, अनुराग ठाकुर समेत कई सदस्य पहुंचे। खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट से हरियाणा सरकार के हाथ खड़े। जंगल सफारी के लिए 5000 करोड़ चाहिए। मंत्री बोले केंद्र की मदद बिना मुश्किल। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन रहेगा जारी। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। सावन का आज पहला दिन। कांवड़ यात्रा शुरू। महाकाल का पंचायत अभिषेक। आपको बता दें, पंचामृत अभिषेक। काशी विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार। भक्तों पर पुष्प वर्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर है, जहां केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को सेवा विस्तार दिया गया है। गोविंद मोहन को अगस्त 2026 तक सेवा विस्तार दिया गया है। 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन। सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन। सेवा विस्तार मिला है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन। सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन। सेवा विस्तार दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को सेवा विस्तार दिया गया है। गोविंद मोहन को अगस्त 2026 तक सेवा विस्तार दिया गया है। 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन। सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं गोविंद मोहन। और खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए वोटर पुनरीक्षण। 18 जुलाई से पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू करेगा चुनाव आयोग। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। निर्वाचन नियमावली का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा। मार्च 2026 में हो सकता है यूपी पंचायत चुनाव। तो निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 तक होगा। मार्च 2026 में हो सकता है यूपी पंचायत चुनाव। इस वक्त की अहम अपडेट सामने ये ब्रेकिंग सामने आ रही है। अहम अपडेट, यूपी में अफसरों के तबादले पर फिलहाल रोक लग गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए वोटर पुनर्निरीक्षण की अधिसूचना। 18 जुलाई से पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू करेगा इलेक्शन कमीशन। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा। मार्च 2026 में हो सकता है यूपी पंचायत चुनाव। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को होगा। तो मार्च 2026 में हो सकता है यूपी पंचायत चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। यूपी में अफसरों के तबादले पर भी रोक लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए वोटर पुनर्निरीक्षण की अधिसूचना जारी की गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर, जहां आजाद मार्केट के पास गिरी है बिल्डिंग, जिससे हड़कंप मचा है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर संचालित थी दुकानें। दुकानों में सूटकेस, तिरपाल का होता था कारोबार। घटना स्थल के पास चल रहा था मेट्रो का निर्माण। बीती रात करीब 2 बजे हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है।
दमकल कर्मियों ने 46 वर्षीय घायल व्यक्ति को निकाला। अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। घायल मनोज को मृत घोषित किया गया है। बिल्डिंग के चपेट में आकर पास में खड़ा ट्रक क्षतिग्रस्त हुआ है। पुलिस, फायर ब्रिगेड व एनडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। बिल्डिंग की चपेट में आकर पास में खड़े ट्रक क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड व एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची थी। दिल्ली से अहम खबर, आजाद मार्केट के पास गिरी बिल्डिंग, जिससे हड़कंप मचा। देर रात ही बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर संचालित थी दुकानें। वहीं दुकानों में सूटकेस, तिरपाल का होता था कारोबार। रात को हम लोग, हमारा घर यहीं पे ही पास में ही है, पीछे ही है इसके, इस बिल्डिंग के पीछे। रात को लगभग 2-2:30 बजे के करीब जिस समय लाइट गई थी, एक बार लाइट गई तो थोड़ा सा, अब गर्मी के दिन चल रहे हैं तो लाइट वाइट चली जाती है तो आदमी थोड़ा सा बेचैन होने लग जाता है गर्मी से। तो उसी समय अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे कि मुझे तो ये लगा सावन का टाइम है, मतलब बिजली कड़की होगी। तो हम लोगों ने इतना गौर नहीं करा। सुबह जब बच्चों को छोड़ने के लिए जिस समय निकले तब पता चला कि यहाँ पर बिल्डिंग एक कोलैप्स हो गई है। ये आजाद मार्केट पुल बंगस का एरिया है, पुल मिठाई का, और डीएमआरसी का काम चल रहा था, टनल का काम चल रहा है। डीएमआरसी ने इन दुकानों को खाली करने के लिए नोटिस भी दिया हुआ था और दुकानें, यहाँ पर चौकीदार भी था उनका। रात को करीब 2 बजे ये दुकानें कोलैप्स कर गई हैं, क्योंकि नीचे डीएमआरसी का काम चल रहा था। एक व्यक्ति जो यहाँ पर ऊपर एक दुकान में सो रहा था, किसी को भी नहीं पता था, वो चुपचाप आके सो गया। तो एक कैजुअलिटी हुई है और ये दुकानें 3 गिर गई हैं। अभी रात को हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर G+2 बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है आजाद नगर मार्केट के अंदर। तो हमारी टीम तुरंत उसी टाइम रवाना हो गई थी और हमारी एक टीम यहाँ पहुँच गई और रात को ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक बॉडी अनरेस्पॉन्सिव में यहाँ पे रिट्राइव की है। उसके बाद से अभी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बीच में तो यहाँ मेट्रो की साइड एमआरसी वाले हैं, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह आ गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी की बड़ी बैठक सामने आई है। सीएम नायब सैनी ने क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी के साथ बैठक की है। सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समय पर पूरी हो सभी परियोजनाएं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। हरियाणा की यंग ग्रेजुएट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होंगे तैयार। प्रोफेशनल्स को CME PQM के तौर पर आपको बता दें हायर करेगी सरकार। यंग प्रोफेशनल्स परियोजनाओं की गुणवत्ता में सहयोग देंगे। इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। आपको बता दें विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने अहम बातें कही। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर तीखा पलटवार किया है। विजय ने आपको बता दें विज ने भगवंत मान के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उन्हें किसी मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। भगवंत मान ने पीएम मोदी की घाना यात्रा पर सवाल उठाया, जिस पर विज ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी देशों से संबंध मजबूत कर रहे हैं, इसमें छोटे छोटे देश का सवाल नहीं है। ये देश के लिए गर्व की बात है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में जलभराव को लेकर सुरजेवाला के ट्वीट पर जवाब देते हुए विज ने कहा कि जब गुड़गांव बसा था तब कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने ही निकासी की मूलभूत व्यवस्था नहीं की। जब बसा है तब कांग्रेस की ही सरकार थी। नाले नालियां पानी निकासी का इंतजाम जब शहर पसरा होता है तभी किया जाता है। बसे हुए शहरों में निकासी का इंतजाम करना काफी कठिन है। फिर भी हमारी सरकार लगातार 10 साल से वहां पर इंतजाम कर रही है। सुरजेवाला ने तो सुबह उठते ही
जैसे छोटे बच्चे दूध पीने के लिए रोते हैं, वैसे ये भी सवेरे सवेरे उठकर रोने लगे। अगली खबर अंबाला से, जहां नगर निगम अंबाला शहर से निर्वाचित मेयर शैलजा संदीप सचदेवा के नए कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर मेयर को गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी है। मीडिया से बातचीत में मेयर शैलजा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शहर की सफाई व्यवस्था और जल निकासी होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी मूलभूत सुविधाएं जल्द जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। मिजोरम राज्य की 4 सदस्यीय टीम ने यमुनानगर की आपको बता दें सुपोषित ग्राम पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है। बच्चों और महिलाओं को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। टीम ने पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज डाटा की जांच की और गर्भवती महिलाओं से बातचीत कर पोषण एवं राशन वितरण की जानकारी ली। टीम ने ग्राम गधौला, खुर्दी, कंजनू पंचायतों को सुपोषित ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए निरीक्षण किया। महिला एवं बाल विकास विभाग और ग्रामीणों ने टीम का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। गोद भराई की रस्म में गर्भवती महिला को पौष्टिक थाली भेंट की गई। साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। जिला यमुनानगर में आज सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों का जो निरीक्षण मिजोरम टीम द्वारा आज किया गया, जिसमें कि 4 सदस्य शामिल हैं। उन्होंने जो है बच्चों को पोषण ट्रैकर ऐप में जो आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा वज़न व हाइट भरी जाती है, उसका जो बच्चों को बुलाकर वहीं पे उनका वेट और हाइट का अवलोकन जो है पोषण ट्रैकर ऐप से किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बस अड्डे में तेज बारिश के बाद पानी भर गया, जिससे पूरा बस अड्डा जलमग्न हो गया। कर्मचारियों के कमरे और यात्रियों के वेटिंग एरिया की कुर्सियां भी पानी में डूब गईं। यात्री बैठने को आपको बता दें, इन्हीं जल भराव में स्थित कुर्सियों पर यात्री बैठने को मजबूर नजर आए। कई यात्री खड़े भी नजर आए। पिछले महीने मेयर प्रवीण जोशी ने मानसून की तैयारी का दावा किया था, लेकिन बारिश में हुई जलभराव ने प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय कर्मचारियों और यात्रियों ने बताया कि हर साल इसी तरह की स्थिति बनती है। पानी पानी नज़र आ रहा है बरसात में, और हर बरसात में यही हालात रहते हैं। बस अड्डे के सवारियों को भी परेशानी है, यहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे नीचे के पोर्शन पे उनको भी परेशानी है। देर बारिश हुई है? 1 घंटा बारिश हुई है जी बस। क्या हालात है मतलब? देख लो जी, इतना पूरे गोटे तक पानी हो रहे हैं यहाँ में। खर्च किए जाते हैं हर बार, साफ सफाई के दावे किए जाते हैं। पूरे पैसे खर्च होते हैं, गवर्नमेंट पूरे पैसे खर्च करती है। देख लो जी हालत क्या हो रहा है जी फरीदाबाद का, बल्लभगढ़। ये हुई थी 40 मिनट। क्या हालात है इस समय? पानी भरा हुआ है अड्डे में जी। हर साल भरता है या अभी की बार भरा? हर साल ही भरता है। क्या रोडवेज, क्या सरकार, क्या प्रशासन कोई नहीं सोचता है इंजन चला रखे, बरसात हो जाती पानी भर जाता है। मौज कर रखी है सारे में, पूरे बल्लभगढ़ में बारिश में पानी भरा पड़ा है। पानी भरा पड़ा है? हाँ, समस्याएं आती है? समस्या तो बहुत ज्यादा है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि हर बार जो है बजट बनाया जाता है मानसून से पहले साफ सफाई को लेकर के, क्या कहेंगे? अरे देखो, बारिश का बजट के बारे में मेरे को जानकारी ज्यादा है ना। बुरा हालात है जी, पूरे बस अड्डे में पानी भरा हुआ है, ना कहीं बसें लगने की जगह है, ना यात्रियों को बैठने की जगह है। और ये बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो भी आ रहा है, कुछ बस अड्डे का पानी है, कुछ बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो जबरदस्त आ रहा। अभी गेट से मैं आया हूँ। अगली खबर अम्बाला शहर से, जहां नगर निगम में आज मेयर शैलजा सचदेवा के कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी भाजपा नेताओं और पार्षदों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर कोई भी नजर नहीं आया। यहां तक कि नगर निगम के अधिकारी भी कार्यक्रम से नदारद रहे। एक ही समय पर सभी का गायब होना ये सिर्फ संयोग है या कोई और संकेत, अब यह चर्चा का विषय बन चुका है। भाजपा नेता मनोज गोयल ने इसे संयोग बताया और कहा कि इसकी जाँच कराई जाएगी।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेवाड़ी जिले में करीब 24 वर्षीय एक युवक का सौ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक के माथे पर गोली लगी हुई है तथा हाथ में पिस्टल रखा हुआ पाया गया। मामला अभी साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बावल के सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया। दरअसल खेड़ा मुरार गांव में नहर किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला था। ये कल रात करीब 9 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि खेड़ा गांव से पहले जो नहर है वहाँ एक नौजवान लड़का है, उसकी गन शॉट इंजरी से उसकी डेथ हुई है। सूचना पर हम मौके पर पहुँचे तो ज्ञात हुआ कि राजेंद्र सनोवर तेराम ये खेड़ा गांव का रहने वाला 23-24 साल एज है। तो इसकी बॉडी वहाँ थी और साथ में वेपन भी, जो इलिसिट वेपन है वो भी इनकी बॉडी के पास था और सिर पर इसमें गोली की चोट लगी थी जिससे इसकी मौके पर डेथ हो गई थी। तो उसी समय जो आवश्यक कार्रवाई है वो पूर्ण करके हमने बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया था। आज उसके परिजनों ने शिकायत दी है। पटियाला जिले के मर्दापुर गांव के जसप्रीत सिंह के खिलाफ अबोहर में हुई गोलीकांड के बाद परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। परिवार का आरोप है कि जसप्रीत को रात में मारपीट कर उठा लिया गया और बाद में पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। दलित समाज में भी इस घटना को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। परिवार ने राजपुरा एसडीएम को मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मेमोरेंडम सौंपने का फैसला किया है। भारी बारिश के कारण राजपुरा में प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया गया, लेकिन विरोध जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि जसप्रीत और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद मुठभेड़ में जसप्रीत की मौत हुई। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ। 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ 20-25 ਬੰਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ 5-6 ਜਿਪਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਦੇਖੀ। 7 ਤਰੀਕ ਦੀ 1:30 ਵਜੇ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। फिर गुआढ़ियों ने रौला पै गया, पता लगा जी सानू ले जान लग रहे, हथकड़ियाँ ला लियां, बेटे का भी लाइया, वो कुट्टिया भी, असी भी कुट्टियाँ, धमकियाँ मारियां जिन्होंने भी थोड़ा ले जाएंगे। सानू पूछे भी हाँ दसो क्या गल है, कोई गल तो होनी चाहिए, विकास वास्ते ले जाना, करे पटियाला पता लगेगा सानू। परविंदर कौर जी ने एक मंग पत्र दिता है कि उन्होंने बेटे की डेथ हो गई है जसप्रीत सिंह जी की, तो उसके उपर उन्होंने ये लिखा है कि वो CBI इंक्वायरी कराना चाहते हैं। वो ये मंग पत्र नूं गवर्नर साहब के कोल भिजवाना चाहते हैं, तो जो भी इहदे ते कानूनी कार्रवाई है वो करके भेज दिता जाएगा। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर जीरकपुर से है, जहां ढकोली क्षेत्र के हर्मिटेज पॉकेट 3 स्थित ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाशों ने दुकान मालिक को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। गोविंद ज्वेलर्स के मालिक गोविंद ने 2 युवक ग्राहक बनकर, उन्होंने बताया कि 2 युवक ग्राहक बनकर आए और सोने की चैन की कीमत पूछकर चले गए। लगभग 45 मिनट बाद दोनों फिर वापस दुकान पहुंचे और मौके पर अकेले मौजूद गोविंद को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद लुटेरों ने न सिर्फ सोने चांदी के जेवरात समेटे, बल्कि दुकान के CCTV कैमरों का DVR भी उठा ले गए। जानकारी मिलने पर SHO सिमरजीत गिल ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही DSP जसविंदर गिल ने मौका मुआयना किया और मातहतों को शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए। अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई। आपको बता दें, गांधी चौक के सिग्नल पर कार ट्रक में भिड़ंत हुई। कार चालक ने बाइक सवार पर कार चढ़ाई। सिग्नल को दरकिनार कर दौड़ रही हैं गाड़ियां। कार चालक ने सिग्नल को दरकिनार कर दौड़ रही गाड़ियां।
तो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। सरगुजा से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। गांधी चौक के सिग्नल पर कार ट्रक में भिड़ंत हुई। कार चालक ने बाइक सवार पर चढ़ाई कार, सिग्नल को दरकिनार कर दौड़ रही गाड़ियां। कांकेर जिले के अंतिम छोर पर स्थित आपको बता दें, इरपनार बाजार की सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। यहां बारिश के बाद बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। यह मार्ग महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ता है और रोजाना स्कूली बच्चे समेत स्थानीय व महाराष्ट्र से लोग यहां आते जाते हैं। बावजूद इसके विभागीय अधिकारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। गड्ढों में पानी भरने से दिन व दिन गहरे होते जा रहे हैं और लोगों के लिए खतरे बन रहे हैं। इस रोड से आप ना करते कि नहीं? ये सड़क इससे परेशानी हो रही कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल हो रहा है हमको, क्योंकि अब यहाँ पे रोड पानी है, मतलब भर के रहता है, कभी कभी जाने में भी दिक्कत होता है, किसी का एक्सीडेंट भी दुर्घटना होता है बारिश के समय। क्या लगता है सड़क ठीक होना चाहिए कि नहीं? ठीक होना चाहिए। ये आए दिन पूरा एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक्सीडेंट में बच्चे लोग का मौत भी हो गया, बच्चे की मौत भी हो गई। मौत भी हो गया था। तो इस और ध्यान क्यों नहीं दे रही सरकार? सरकार का कोई आने से, कोई PW वाला उस दिन आया था, बोले थे यहाँ से पानी में टूट जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? वो पंचायत का काम है, बोलता है। क्या लगता है ठीक होना चाहिए कि नहीं? ठीक होना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता यहाँ। हर साल ऐसे होते हैं, पानी आता है, गड्ढा बन जाता है, उसको बाद यहाँ पे पानी आने से एक घर भी जा नहीं पाता है। बच्चे लोग आया, पिछला साल एक मोटरसाइकिल लेके उसको गिर गया, पूरा दांत में टूट गया, उनको बाद भी सरकार ध्यान नहीं देता है। क्या मांग करते? क्या मांग करते? हम लोग चाहता है इससे पुलिया बनने का, रास्ता भी बनने का है। स्कूली बच्चे यहाँ पे दुर्घटना होते कि नहीं? स्कूल का बच्चा साइकिल लेके गिर जाता है, तो क्या करेगा? अभी पानी आने से तो नहीं जमता है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर सरगुजा से है, जहां नशीले इंजेक्शन आबकारी उड़नदस्ता टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल अंबिकापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आबकारी उड़नदस्ता टीम को बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो आरोपी मिलकर भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन लेकर सुंदरपुर वेयर हाउस के पास से सप्लाई कर रहे थे। टीम ने मौके पर दबिश दी, जिसमें सप्लाई करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन मुख्य आरोपी देवेंद्र सिंह अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कुल 2413 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 4,35,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं आरोपी गंगाराम ने पूछताछ में बताया कि वो सिर्फ देवेंद्र सिंह के लिए काम करता था और माल की डिलीवरी करता था। बताया जा रहा है कि बरामद की हुई कार और इंजेक्शन देवेंद्र सिंह के बताए गए स्थान पर सप्लाई होने वाला था। हम लोग गश्त कर हुई कि नशीले इंजेक्शन का जो डीलर है देवेंद्र सिंह, वह अपने कार हुंडई वर्ना कार में सुंदरपुर के पास ग्राहकों को बुला कर माल सप्लाई कर रहा है। तो हम लोग तत्काल टीम बनाकर उसकी घेराबंदी किए, परंतु जैसे ही हम लोग पहुंचे, देवेंद्र सिंह कार से निकलकर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। परंतु कार में उसके साथ जो कि उसका माल सप्लाई करता है, जिसका नाम गंगाराम है, वह कार में उपस्थित मिला। जब कार की तलाशी ली गई तो हम लोग हक्के बक्के रह गए। पूरे कार में 2-2 बोरी में माल भरा हुआ था। नशीला इंजेक्शन पिछले सीट पे बहुत ज़्यादा रखा हुआ था। लगभग टालजेसिक इंजेक्शन जो है वह 1450 नग, रेक्सोजेसिक इंजेक्शन 200 नग तथा एविल का वायल पूरा एक बोरी जिसमें 965 नग भरा हुआ था। यह NDPS 22C के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हमारे आबकारी विभाग के लिए है और इस कार्रवाई में हमारे सहायक आयुक्त आबकारी विजय सेन शर्मा का मार्गदर्शन काफ़ी उपयोगी रहा। कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए कीमत नशीले इंजेक्शन की है और हुंडई वर्ना कार जब्त हुई है, CG04 की है। आरोपी भागते वक्त अपना दोनों मोबाइल भी गाड़ी में छोड़कर भागा है, उसकी पतासाजी की जा रही है। सुनने में आया है कि वो लाहपटरा लखनपुर का रहने वाला है देवेंद्र सिंह, और आरोपी जो अभी उसके साथ उसका माल सप्लाई का काम करता था, उसका कहना है कि देवेंद्र सिंह ही पूरे एरिया में नशीले इंजेक्शन का व्यापार करता है। तो खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।
ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा से अगली खबर, जहां आमरू राम केवट एक गरीब किसान पिछले 10 वर्षों से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन लचर सिस्टम और दबंगई की जकड़ में ऐसा फंसा कि अपनी ही निजी जमीन पर हक जताने की कीमत उसे जेल जाकर चुकानी पड़ी। जिस कहावत को लोग मजाक में कहते हैं वह आज हकीकत बन गई। ग्राम मेऊ के पंचू राम साहू ने आपको बता दें अमारू राम की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, अपने सास ससुर के नाम पर मठ भवन का निर्माण भी उसी जमीन पर करा डाला। पीड़ित अमरू राम ने बताया कि जमीन का पट्टा और कागजी सबूत उसके पास हैं, लेकिन जब उसने कब्जा हटाने का विरोध किया तो उल्टा उसी पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और उसे जेल भेज दिया। पीड़ित संतरा बाई के पास भी जमीन का वैध पर्चा होने के बावजूद प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। इससे साफ है कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली गरीबों को न्याय दिलाने में विफल रही है। खबर धमतरी से है, जहां ग्राम पंचायत कोर्रा के सरपंच पर पंचायत कर्मचारियों, पेंशनधारियों और ग्रीन आर्मी की महिलाओं के मानदेय भुगतान में अनियमितता के गंभीर आरोप लगे। ग्रामवासियों ने कलेक्टर को संयुक्त ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पंचायत भृत्य और नल जल ऑपरेटर को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन और विकलांग पेंशन की 3 माह से लंबित है। गांव की ग्रीन आर्मी के महिलाओं का करीब 90,000 रुपये का मानदेय भी बकाया। आरोप है कि सरपंच और उनके पति चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, जिससे भुगतान रुका हुआ है। जो ग्राम पंचायत शिकायत थी वो यह थी कि वहाँ पर जो पेंशन की राशि है वो सरपंच के द्वारा चेक काट कर रख ली गई है और नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जो वहाँ नल जल ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनका भी जो है मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। हम से सामाजिक पेंशन जो 4 महीने से सामाजिक पेंशन सरपंच के द्वारा दिए जा रहे हैं। सरपंच ने जब मांग करते तो सरपंच कहते सचिव जान ही गया। सचिव बोलते हैं कि सरपंच दस्तखत नहीं करे चेक में, तो मैं कहाँ दूँ। उसके कारण हम आज शिकायत करे बरा ये काम करने वाला मना है। पंचायत की चपरासी आए वो मतलब पिछले 4-5 महीने से पेमेंट नहीं दिए जाते। इस वक्त वाला मना है और वेतन के लिए वेतन मांग के लिए पिछले 5-6 महीने से वेतन जो रुका है उसके लिए है। मतलब वेतन तो पंचायत से मिलता है, जो सचिव देते हैं हमको। तो सचिव के पास जैसे गए तो उनका कहना है कि सरपंच मतलब उसमें साइन नहीं कर रही है। हम लोग ग्रीन आर्मी से आए हैं, ग्रीन आर्मी की महिलाएं हैं जो काम करती हैं और हम लोगों का जो वेतन जो है मतलब 6-7 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है, अभी 8वां रनिंग में है। तो हम लोगों का जो वेतन देने के लिए सरपंच महोदया को बोलते हैं तो पैसा देने के लिए तो हाँ मैं दूंगी ऐसे करके बोलती है, लेकिन वो चेक में जो है साइन नहीं करती है, तो हम लोगों का पेमेंट भी वो नहीं कर पा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महासमुंद जिले के ग्राम खैरझीटी में हल्का नंबर 6 के पटवारी धर्मेंद्र मन्नाडे पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी ने डेरहू राम साहू और देवनारायण साहू की कृषि भूमि को गुपचुप तरीके से अपने रिश्तेदार पुष्पेन के नाम पर चढ़ाकर बेचने की कोशिश की। 29 जून को जब खरीदार जमीन का निरीक्षण करने पहुंचे तो ग्रामीणों को उसकी जानकारी मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए किसानों ने 30 जून को रजिस्ट्री कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई और कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत की। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी 2023 से ही इस जमीन को रिकॉर्ड में गलत तरीके से बदल चुका था और लगातार जमीन में दलाली में लिप्त था। अब तक प्रशासन ने न केवल आश्वासन दिया है, पीड़ित किसान न्याय के लिए कलेक्टर और तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई का इंतजार बना हुआ है। बगैर पूछे नक्सल काट के छोटे कर दे। नक्सल वो दलाली करा थे, वो सामने वाला खेत जो ले है ना तेकर खेत बढ़ावा दे दे। वो संत राम साहू जी के खेत वो ले दलाली करत हो में कोई दूसरा कर बेचे है कि का करे। बोला हम तो आमने सामने नहीं हुए हैं, अब ओकर नाम से नक्सल काट दे है, काटे के बाद मोर नक्सल छोटे कर दे। मोर जमीन ला पटवारी हल्का नंबर 6 के हा धर्मेंद्र मन्नाडे की दलाली करके अपन रिश्तेदार के नाम में चढ़ा दी। तो चढ़ा दी तो एक बाद में हमन ला जानकारी कहीं नहीं दी थे। मैं हम मोर ससुराल के रहे ओती रहा ना तो लेने वाला खेत लेने वाला है, खेत में किंदर रही तो रोड में खड़ा करके मोर खेत में गया, भैया तुमन कैसे किंदर था।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना से अगली खबर, जहां पंचायत सचिव और सहायक सचिव बेलगाम हुए हैं और इस दौरान कहा कि हम चाहेंगे तो सड़क बनेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगी। जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों से अभद्रता की गई है। सड़क समस्या को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे थे ग्रामीण। इस दौरान मौजूद पंचायत सचिव और सहायक सचिव ने ग्रामीणों को धमकाया। बोले कि हम चाहेंगे तो सड़क बनेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगी। बोले चाहे भोपाल जाओ या मंत्री के पास जाओ या कलेक्टर के यहाँ जाओ, हम चाहेंगे तो ही सड़क बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। मौजूदा सचिव और सहायक सचिव ने ग्रामीणों को धमकाया है। मौजूदा सड़क को भी खुदवाने, गड्ढे करने की धमकी दी है। पोरसा जनपद पंचायत के रायपुर गांव का ये मामला है। तो सचिव और पंचायत सचिव का दबंगई भरा ये रवैया सामने आया है। ग्रामीणों को धमकाया है पंचायत सचिव और सहायक सचिव ने। बेलगाम बोल उनके सामने आए। मुरैना से खबर आपको दिखा रहे हैं। पंचायत सचिव और सचिव कहते नजर आए, हम चाहेंगे तो सड़क बनेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगी। जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों के साथ अभद्रता भी की गई और धमकाया गया ग्रामीणों को। अब पंचायत सचिव और सहायक सचिव की आप दबंगई देखिए। कह रहे मंत्री के पास जाओ, भोपाल जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, जहां भी जाओ कुछ नहीं होने वाला। अगर हम चाहेंगे तो सड़क बनेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगी, और अगर चाहेंगे तो मौजूदा सड़क में भी गड्ढे कर देंगे। ये स्थिति आप अंदाजा लगाइए कितने बेखौफ होकर ये जो कर्मचारी हैं ये काम कर रहे हैं। पंचायत सचिव और सहायक सचिव की दबंगई साफ तौर पर मुरैना में साफ तौर पर देखने को मिली है। हम चाहेंगे तुम चले जाओ भोपाल बल्ला पवन कलेक्टर वो मंत्री के यहाँ। हम चाहेंगे तो कई रोड बनेगी, तो हम नहीं चाहेंगे कई रोड नहीं बनेगी, कई रोड बंद और करवा देंगे। व्यक्ति तो पैसे गड़ा और खुदबा में कहीं करके तुम हम चाहेंगे तुम चले जाओ भोपाल बल्ला पवन कलेक्टर वो मंत्री के यहाँ। हम चाहेंगे तो कई रोड बनेगी, तो हम नहीं चाहेंगे कई रोड नहीं बनेगी, कई रोड बंद और करवा देंगे। व्यक्ति तो पैसे गड़ा और खुदबा में कहीं करके तुम खबर डिंडोरी से है, जहां कस्बा शाहपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नया भवन बनकर तैयार होने के बाद भी बच्चों को जर्जर इमारत में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। इससे छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों की जान जोखिम में बनी रहती है। बताया जाता है कि नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कराने के लिए
आपको बता दें, अतिथि का समय न मिलने से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। अभिभावकों में इसे लेकर नाराजगी है और वे जिम्मेदारों से विद्यालय भवन का जल्द से जल्द लोकार्पण कराने की मांग कर रहे हैं। सर ये बिल्डिंग जहाँ तक मुझे पता है ये हाई स्कूल की बिल्डिंग है और हाई स्कूल की बिल्डिंग के हिसाब से इसमें कमरे हैं, लेकिन दर संख्या हमारी 9 से 12 तक लगभग 734 बच्चे करीब हैं, जिसमें 2 फैकल्टियाँ भी हैं, आर्ट और साइंस। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी हाई स्कूल की है सर। 9th में लगभग 250 बच्चे हैं और 10th में 153 बच्चे करीब हैं और 11th और 12th में भी अभी कुछ एडमिशन चल रहे हैं और कुछ हो चुके हैं, लगभग 200 बच्चे ये भी हैं। जी सर, मेरी बड़ी बेटी इस साल 12वीं में है, साइंस विषय लेके पढ़ रही है। दूसरी बच्ची मेरी 10वीं में है और तीसरी बच्ची का एडमिशन इसी सत्र में मैंने कराया है। और जो नवीन स्कूल भवन लगभग 1 करोड़ की लागत से बनके तैयार है, पिछला सत्र से तैयार है बिल्डिंग। छर्रा टोला विक्रमपुर में तो उद्घाटन हो गया, वहाँ स्कूल संचालित होने लगा पिछले सत्र से, लेकिन साहेबपुर में ना जाने किन कारणों से बिल्डिंग की ओपनिंग नहीं हो पाई और स्कूल वहाँ संचालित नहीं हो पा रहा। और वर्तमान में जहाँ स्कूल संचालित हो रहा है बहुत पुरानी बिल्डिंग है और जो दर्ज संख्या है बच्चों की, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं तो लगभग 750 बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि हमको वो स्कूल मेरे पर यहाँ पे है नहीं ऐसा कुछ। मैम का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद भी मैम अभी तक नहीं गई हैं। फिर यहाँ हम लोग बैठते हैं तो यहाँ स्मेल भी गंदी आती है, फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहीं जाएं। ऐसे ही बैठे हैं बरामदा पे, पढ़ाई प्रभावित नहीं होती सर? होती पर ऐसा ही थोड़ा बहुत समस्या है। मतलब हम लोग फर्नीचर के बीच में बैठते हैं, उठने बैठने के लिए भी मतलब हमें लगता रहता है और हमें फर्नीचर के साइड में भी बैठना पड़ता है। और यहाँ हमें टीचरों की भी समस्या है, मतलब कई सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ टीचर है सर। हम लोग चाहेंगे कि हमें उस बिल्डिंग में मतलब ले जाया जाए ताकि हमारी जो परेशानी है वो समाप्त हो जाए। झारखंड के हंसडीहा भागलपुर मुख्य मार्ग स्थित बिहार सीमा से सटे आपको बता दें कमरा ढोल में HP का नया पेट्रोल पंप मंदार फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन झारखंड के श्रम, नियोजन एवं उद्योग मंत्री संजय यादव ने फीता काट कर किया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री यादव ने कहा कि इस पंप के शुरू होने से स्थानीय किसानों, राहगीरों और बिहार सीमा के लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। पंप संचालक मनोज मंडल ने बताया कि ग्राहकों के लिए एयर, पेयजल समेत कई सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी, साथ ही ग्राहकों को उपहार भी दिए जाएंगे। इस मौके पर राम दिवस जायसवाल, मतीन अंसारी, अशोक शर्मा, विभीषण यादव, बबलू यादव समेत कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तकरीबन 50 लाख या उससे भी अधिक शंकर को समर्पित सावन का महीना में पूरे माह भर तकरीबन 50 लाख या उससे भी अधिक शंकर को समर्पित सावन का महीना में पूरे माह भर तकरीबन 50 लाख या उससे भी अधिक। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड के जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड मुख्यालय स्थित मध्य विद्यालय नाला इन दिनों किसी स्कूल से कम और एक तालाब से अधिक नजर आ रहा है। आपको बता दें लगातार बारिश और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण विद्यालय परिसर में घुटनों भर गंदा पानी भर चुका है। विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 500 छात्र छात्राएं रोजाना इस गंदे पानी से होकर कक्षाओं तक पहुंचने को मजबूर हैं। इस स्थिति से बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर गंभीर असर पड़ रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य लाल देवदास के मुताबिक पहले बारिश का पानी स्कूल परिसर से निकल जाया करता था, लेकिन अब विद्यालय चारों ओर से ऊंची सड़कों और भरी जमीन से घिरा हुआ है। इससे स्कूल व मैदान एक गड्ढे में तब्दील हो गया है। शंकर को समर्पित सावन का महीना में पूरे माह भर तकरीबन 50 लाख या उससे भी अधिक शंकर को समर्पित सावन का महीना में देखिए पहले जो है हम आए थे तो पूरा जीर्ण शीर्ण बाउंड्री था और नाला हाई स्कूल तरफ
थोड़ा ये करके निकासी करते थे तो पानी हल्का हल्का जमा रहता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके निकल जाता था। लेकिन अभी नया उसका भी बाउंड्री और बिल्डिंग सब नया बन गया, मेरा भी बाउंड्री पूरा नया बन गया है। और जो है पूरा ऊंचाई, इधर रोड ऊंचा हो गया, इधर ऊंचाई हो गया, उधर हाई स्कूल ऊंचाई कर दिया, इधर बिल्डिंग है, इधर भी रोड ऊंचा है, तो पानी नहीं निकल रहा है। हम तो विभाग को सूचना दिए हैं, पिछले साल भी दिए थे, इस साल भी दिए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कर रुक करेंगे। आपको बता दें खबर गिरिडीह से है, जहां एबीसी ने गांवा प्रखंड में कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी आलोक रंजन को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए घूसखोर आरोपी ने जमीन म्यूटेशन के एवज में शांख निवासी राजू प्रसाद यादव से 50,000 रुपये की मांग की थी। इसकी शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर घूस की पहली किस्त में 20,000 रुपये लेते हुए आरोपी को दबोच लिया है। गिरफ्तारी को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त भ्रष्टाचार के खिलाफ धनबाद एसीबी की टीम ने गिरिडीह गांव प्रखंड में की ये बड़ी कार्रवाई। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी आलोक रंजन को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह विधानसभा क्षेत्र में आने वाले साहिबगंज जिले के बरहेट में मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध शिव गादी बाबा धाम में लगने वाली श्रावण मेला का उद्घाटन मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उपायुक्त हेमंत सती एवं एसपी अमित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं उद्घाटन के बाद पंकज मिश्रा ने कहा कि शिवगादी धाम का विकास लगातार हो रहा है और आने वाले समय में यह भारत के पर्यटन मानचित्र पर दिखेगा। तो वहीं डीसी हेमंत साथी ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी हमने बोला कि रेलवे बनने जा रहा है, साहिबगंज में हवाई अड्डा बनने जा रहा है, पुल लगभग बन ही चुका है। तो जिस जिला का विकास होगा तो निश्चित रूप से सब कुछ का विकास होगा। जहाँ तक शिवगादी की बात है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। सब लोग जानते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सबसे पहले तो आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं इस पावन माह पर अपने समस्त जिलावासियों को और समस्त श्रद्धालुओं को श्रावण मास की शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि बाबा बैद्यनाथ जी से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी के जो जीवन में दुख हैं उन सभी दुखों को दूर करें और सभी लोगों को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। अब आज चूँकि सावन का पहला दिन है, इस पवित्र दिन पर एक साथ दो कार्यों को करने के लिए यहाँ पर पूरा जिला प्रशासन आता है। पहला भगवान की पूजा करने के लिए और दूसरा यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनका जायजा लेने के लिए। हम लोगों ने अलग से डीआईजी साहब की तरफ से हम लोगों को SIRP का बल मिला है, वो तो रख दिए हम लोग यहाँ पे। प्लस जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है जैसे सैटरडे, संडे और मंडे को, उस दिन हम लोग अलग से बल और पदाधिकारी पर तैनात करेंगे। हम लोग आसपास के चौकीदारों को भी लगा रहे हैं। सफिशिएंट मामला में फोर्स रहेगा और हम लोगों का मेन प्रायोरिटी ट्रैफिक को भी मैनेज करना है, क्योंकि बहुत जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के किशनगंज जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए सदर प्रखंड के दौला पंचायत में पदस्थ अमीन निरंजन कुमार को 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता जमील अख्तर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने बस स्टैंड के पास अमीन को पकड़ लिया। अमीन मुआवजे के लिए घूस मांग रहा था। निगरानी विभाग के अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जाँच में अमीन की अवैध वसूली सामने आई है। अमीन को हिरासत में लेकर मामले की गहन जाँच जारी है। खबर सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र से है, जहां प्रसिद्ध धरहरा भीमशंकर मंदिर में श्रावण मास को लेकर तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। वहीं श्रावण मास को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह दिख रहा है। इस साल का श्रावण मास 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 4 अगस्त को समापन होगा। इस श्रावण मास में 4 सोमवार मिलेंगे।
रामनवमी मेला के लिए हम लोग सजावट का काम कर रहे हैं। पोखर में घाट बनवा रहे हैं, पोखर उड़ाही का भी काम चल रहा है और पोखर में हम लोग मिट्टी भराई का काम किए हैं और स्पेस बढ़ाने का भी काम किए हैं, जिससे भक्तों को कोई दिक्कत न हो, दुकानदारों को कोई दिक्कत न हो दुकान लगाने में। सजावट का काम जोरों पर चल रहा है। जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं एसडीओ साहब, और वहां से लेटर निकल चुका है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, दंडाधिकारी के लिए भी, मजिस्ट्रेट के भी लिए। यही सब व्यवस्था है। पार्किंग की जहां तक सवाल है, पार्किंग पर हम लोग उत्तर साइड में जो पुराना पार्किंग था उन्हीं को चिन्हित किए हैं। स्थान है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक है और छठा इनका स्थान है और इनका जो प्रसिद्धि है बहुत दूर दूर तक है। यहाँ लाखों में श्रद्धालु पहुँचते हैं, अपने देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी पहुँचते हैं। बगल में पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ से भी हजारों का हजार के तादाद में श्रद्धालु लोग पहुँचते हैं। यहाँ सजावट की व्यवस्था, पोखर का जीर्णोद्धार की व्यवस्था, रंग रोगन की व्यवस्था, लोगों को ठहरने की व्यवस्था, धर्मशाला की व्यवस्था, ठंडा पेयजल की व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया है ताकि लोग को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। मेडिकल टीम का भी व्यवस्था किया गया है। 51 में मेडिकल का टीम यहाँ पर अवस्थित रहते हैं। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां शिक्षा विभाग से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने गुरुवार को सुबह बड़ी कार्रवाई की है। कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की गई है। इस दौरान ईओयू की 6 टीमों ने एक साथ शहर पटना और सीतामढ़ी स्थित प्रमोद कुमार के 6 ठिकानों पर छापा मारा। बताया जाए प्रमोद कुमार बिहार शहरी भू संरचना विकास निगम में कार्यपालक अभियंता है। और देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। सीता खबर है, सर्पदंश से महिला की मौत हुई है। ढोंगी बाबा ने महिला को गोबर में दिलाई थी समाधि। गोबर से बाहर निकालने पर नहीं हो सकी जिंदा। मृत महिला को जिंदा करने का दावा झूठा साबित हुआ। फिलहाल ढोंगी बाबा का करिश्मा देखने को मौजूद रहा मजमा। झूठे दावे को लेकर परिजन व लोगों में जबरदस्त रोष देखने को मिला। थाना तंबोर क्षेत्र का है सर्पदंश से मौत का ये मामला। अगली खबर कानपुर से है, जहां वीआईपी, आपको बता दें वीवीआईपी इलाके माल रोड में नगर निगम को मुंह चिढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जो बता रही हैं कि नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी कैसे कागजों पर ही काम को निपटाकर सरकार को झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। शहर की सबसे व्यस्त सड़क मॉल रोड और उसका सिटी बस स्टैंड बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गया। मानसून की हर बारिश में कमोबेश यही तस्वीर सामने आती है, जब मॉल रोड तालाब में तब्दील हो जाती है। चौक नाले और चौक टैंक की सफाई न होने के चलते घंटों जलभराव की समस्या से लोग जूझते हैं। इससे न सिर्फ पैदल चलने वाले प्रभावित होते हैं, बल्कि ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। वेंडर वाहनों की पार्किंग और ट्रैफिक बाधाएं सड़कों पर पानी का बहाव मुश्किल कर देती है। स्थानीय लोगों ने कई बार क्षेत्र के जिम्मेदार नगर निगम अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार धन उगाही के चलते जानबूझकर नाले और टैंकी की सफाई नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री, नेता, सीएम, सांसद सर्किट हाउस से शहर में आने के लिए इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बावजूद अधिकारियों की मक्कारी से पैदल चलने वाले गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कानपुर के सबसे पॉश इलाके, सबसे व्यस्ततम सड़क मॉल रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही सड़क है जिससे सांसद, अधिकारी दिन भर होकर गुजरते हैं और भरी बरसात में आप देख सकते हैं ये पॉश इलाका है। ये सबसे व्यस्ततम सड़क है और सबसे अच्छे एरिया में गिना जाता है ये कानपुर का मॉल रोड। और इसकी तस्वीरें आप देख लीजिए, किसी गांव के गलियारे की तरह ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां भरा हुआ पानी आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी से होकर लोग निकलने को मजबूर हो रहे हैं। पूरी पार्किंग पानी में डूबी हुई है, दुकानों के अंदर पानी पहुंच रहा है लोगों के, और किसी तरीके की
ना तो नगर निगम इसका संज्ञान लेता है और ना ही इधर से गुजरने वाले सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, किसी को ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं। आंख बंद कर रखा है जिम्मेदारों ने। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए, कानपुर के पौष इलाके की अगर ये तस्वीरें हैं तो फिर बाकी एरियो की स्थिति कैसे होगी। और नगर निगम के दावे माल रोड जैसी जब जगह पर धराशायी होते नजर आ रहे हैं तो कानपुर के अन्य जगहों पर कैसी स्थिति होगी। जो सड़कें हैं तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं, पूरे फुटपाथ में पूरे फुटपाथ तालाब की तरह नजर आ रहे हैं। नरक बनी सड़कें, जिम्मेदार बेपरवाह बने हुए हैं और लोगों को इन्हीं नाले के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार बेपरवाह बने हुए हैं। पूरे कानपुर में महीनों पहले नालों की सफाई और तमाम तामझाम की व्यवस्था बताने वाला नगर निगम अब उसको ये तस्वीरें नहीं दिखाई देती हैं क्या कि पौष इलाके मॉल रोड में अगर ये स्थिति है तो बाकी शहर में क्या स्थिति होगी। तो कानपुर के मॉल रोड की इस स्थिति से वाकिफ कराने के लिए हमने नगर निगम के तमाम अधिकारियों से संपर्क किया। नगर आयुक्त से हमने संपर्क किया कि कम से कम उन तक ये जानकारी पहुंचे कि माल रोड की स्थिति क्या है, कानपुर में माल रोड की स्थिति क्या है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से कानपुर का नगर निगम काम कर रहा है। माल रोड जैसे व्यस्ततम और सबसे पॉश एरिया का अगर ये हाल है तो बाकी कानपुर की क्या तस्वीरें होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का